Welcome everybody to the IITN Mathematics JEE classes. IITN गाइड आपका स्वागत करता है जेई की क्लासेस के लिए और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं जो जेई के लिए है। इसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं जेई की, वी विल डू सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द सेंट्रॉयड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, इसके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये प्रॉब्लम जब जेई में आती हैं तो हम लोग यूज करते हैं ज्योमेट्री। वी डू दिस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से प्रॉब्लम करी जाएंगी। फॉर्मूले होते हैं लेकिन फॉर्मूले से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। भूल जाइए, किसी भी हालत से नहीं होने वाली, ये मान के चलिए। ट्राई फॉर द ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री से कुछ प्रॉब्लम करेंगे। दे आर वेरी सिंपल, वेरी इजी, एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ देम टुडे। दूसरी चीज एक और है, सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि पहले तो मैं आपको अपने बारे में बता दूं। माई सेल्फ इरफान खान, मैंने जो है बीटेक करा हुआ है आईआईटी कानपुर से। पिछले 25 साल हो गए, 27 साल हो गए जेई की क्लासेस देते हुए। इस इतने सालों में मैंने हजारों स्टूडेंट्स, हजारों में गिनती है इनकी, जिसको जो लोग आईआईटी क्रैक कर चुके हैं। बहुत सारे लोग इस टाइम पे यूएस वगैरह में है, गल्फ कंट्रीज में है, कुछ लोग यूरोपियन कंट्रीज में है, एंड दे आर enjoying their life. You can also be one of them. आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक आपको सही डायरेक्शन में सही तरीके से आगे बढ़ जाना है, और उसके लिए यहाँ है। आप हमारे साथ आगे बढ़िए, जेई बड़ी आसानी से क्रैक हो जाएगा। ज्यादा डिटेल में अपने बारे में नहीं बता रहा हूं, कोई बात नहीं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूट के बारे में। आईआईटीएन गाइड एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पे जेई के लिए बच्चों को प्रिपेयर करा जाता है, और हमारे पास बहुत सारे प्लान होते हैं। ठीक है, आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, आप पास आउट हैं, या आपकी अपनी इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं, जैसा भी है, तो वी हैव मेनी प्लान्स लाइक लाइट, प्रीमियम, सुपर प्रीमियम। अपने हिसाब से आप कोई सा भी एक प्लान सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, जो आपको सूट करता है। और उसके बाद आप भूल जाइए, सारा हेडेक हमारा है। ठीक है, तो अब जो भी है इन प्लान्स के बारे में, या जो भी चीज आपको सूट करती है, यू कैन कॉन्टेक्ट टू द कस्टमर support and discuss with them. Okay, let's start with the class. Okay, what I'm saying, we have done this question problem based on the different type of center. We are going to do this problem today. Problem based on the different type of the centers. Okay, इस प्रॉब्लम को हम लोग आज करेंगे। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट ये है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटर से मेरा मतलब ये है कि प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रॉयड, इन सेंटर, इस पे बेस्ड जेई में प्रॉब्लम पूछी जाती हैं। ठीक है, लेकिन उन ऑर्थो सेंटर का भी फॉर्मूला होता है, सर्कम सेंटर का भी होता है, इन सेंटर का भी होता है, सबके फॉर्मूले होते हैं। लेकिन जब जेई की प्रॉब्लम होगी तो फॉर्मूले से नहीं होगी। फॉर्मूले से तो नहीं होगी, ये बात आप समझ लीजिए, मान लीजिए, ठीक है ना। उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, और बेसिकली ये जो क्वेश्चंस होंगे ऑर्थो सेंटर बेस्ड होंगे या सर्कम सेंटर बेस्ड होंगे, वी विल सॉल्व देम विद द ज्योमेट्री। इसको हमें ज्योमेट्री से करना है, और ज्योमेट्री से ही प्रॉब्लम आसानी से हो जाएगी। अगर आप सोचेंगे लाइए हम फॉर्मूला लगा ले, फॉर्मूले से कर लें, सो इट इज गोइंग टू बी वेरी लेंदी और समटाइम्स नॉट पॉसिबल टू सॉल्व, नहीं हो पाएगा। अब ज्योमेट्री कैसे यूज करनी है, क्या करना है, उसके लिए हम लोग जो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह की प्रॉब्लम पूछी जाती है, कैसे हम ज्योमेट्री को यूज करेंगे, क्या करेंगे। ठीक है, उसके लिए वी विल डू सम प्रॉब्लम्स। आफ्टर दैट वन मोर थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू, डायरेक्ट क्वेश्चन जो होता है स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं आता है, बहुत कम, 4-5 साल में एक बार आ जाएगा तो आ जाएगा। लेकिन स्ट्रेट लाइन हमें अच्छे से मालूम होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन की क्वेश्चन मालूम हो, उसके अंदर जो टर्म्स लिखे हैं तो उनका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि चाहे हम सर्किल करें, चाहे पैराबोला करें, या कोई सा भी कोनिक्स का काम करें, तो स्ट्रेट लाइन तो रहेगी रहेगी। हमेशा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है, नॉर्मल है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है, या पेयर ऑफ टेंजेंट्स है, बहुत सारी चीजें हैं, तो सब स्ट्रेट लाइन ही होती हैं। अगर हमें स्ट्रेट लाइन का ही कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो हम कोनिक सेक्शन नहीं कर पाएंगे। तो स्ट्रेट लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, इट विल प्रिपेयर योर बेस, आपका बेस बन जाएगा, और उसके बाद आपको जो है कोनिक सेक्शन, सर्किल वगैरह सब चीजें इजी नजर आएंगी। ओके ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास। क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये सब चीजें बतानी जरूरी होती हैं सो दैट वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड दैट वी आर गोइंग टू डू। क्या करने जा रहे हैं ये चीज मालूम होनी चाहिए। ओके, नाउ आई एम कमिंग टू फ्यू formulas.
वी हैव वन फॉर्मूला दैट इज वेरी इजी फॉर्मूला, सेंट्रॉइड फॉर्मूला होता है। देयर इज अ सर्किल, एक सर्किल नहीं है, एक हमारे पास ट्रायंगल है, उसका एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स, एक है हमारे पास x1 y1 है, एक वर्टेक्स b है, उसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है, एक वर्टेक्स c है, उसके कोऑर्डिनेट्स x3 y3 हैं। तो उसका जो सेंट्रॉइड होता है, जिसको हम लोग सिंबल g यूज करते हैं, तो सेंट्रॉइड g का जो फॉर्मूला होता है दैट वी हैव x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, और y कोऑर्डिनेट जो आते हैं y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 आते हैं। ये तो सबको मालूम है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि ये 2:1 में डिवाइड होता है, ए की साइड से 2 रहेगा, इधर बी की साइड से 2 रहेगा, और सी की साइड से 2 रहेगा, 2:1 पे होती है। एंड सेंट्रॉइड इज नथिंग, सेंट्रॉइड जो होता है मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तीनों मीडियंस हम लोग ड्रॉ करेंगे, तीनों मीडियंस कॉन्करेंट होती है, एक सिंगल पॉइंट से पास करेंगे, जिसको हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, दैट इज वेरी सिंपल, वेरी इजी फॉर्मूला, इसमें कोई परेशानी किसी को नहीं आती है। अब जो परेशानी आती है तो थोड़ी बहुत इन सेंटर में आती है, उसके बाद ऑर्थो सेंटर है या सर्कम सेंटर, उसमें भी आएगी। ठीक है, इन सेंटर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई स्मॉल a प्लस b प्लस c। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट जो आते हैं ay1 प्लस by2 प्लस cy3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। बट इट शुड बी वेरी क्लियर, हाँ ये चीज मालूम होनी चाहिए कि स्मॉल a जो होगी साइड होगी वर्टेक्स a के अपोजिट, स्मॉल b एक साइड होगी वर्टेक्स b के अपोजिट, और साइड c होगी वर्टेक्स c के अपोजिट। ए बी सी जो भी थे वो लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल है? लेकिन फॉर्मूला बताने से पहले मैं आपको ये चीज बता दूं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, शायद इस बात को आप भी जानते होंगे। 80% स्टूडेंट्स को इन सेंटर क्या चीज होती है, सर्कम सेंटर क्या चीज होती है, ऑर्थो सेंटर क्या चीज होती है, उसकी मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ये नहीं मालूम होता है। ठीक है, अब ये हम नहीं मालूम होगा तो ज्योमेट्री बेस्ड प्रॉब्लम हम कर भी नहीं पाएंगे। सो बिफोर डिस्कसिंग द फॉर्मूला लेट अस टेल यू व्हाट द इन सेंटर इज। ठीक है, और इन सेंटर भी कई तरह के होते हैं। ठीक है, एक्स सेंटर भी होते हैं, इन सेंटर भी होते हैं, बट एनीवे आई एम टेलिंग यू द बेसिक ऑफ द इन सेंटर, व्हाट डज इट मीन इन सेंटर। मैंने कोई सा भी ट्रायंगल ले लिया एबीसी, और कोशिश ये करिए हमेशा जब भी ट्रायंगल बनाइए तो इक्विलैटरल या राइट एंगल वगैरह ना दिखाई पड़े। हाँ, इस एक आर्बिट्री ट्रायंगल बनाइए इस तरह से। ओके, दिस इज ए ट्रायंगल, one vertex is A, another is B, another is C. I am taking. अब बचा इन सेंटर। इन सेंटर होता क्या है, इस चीज को जानना जरूरी होगा। इन सेंटर होता है एंगल का बाइसेक्टर। पॉइंट ए से हम एंगल का बाइसेक्टर खींचेंगे ऐसे। ठीक है, ये पॉइंट हमारे पास P पे इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन P मिड पॉइंट नहीं आएगा। इसको मिड पॉइंट मत समझिएगा फिगर में भी। ठीक है, दिख रहा है वो सब छोड़ जाइए। मतलब ये है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर आएंगे। नाउ ड्रॉ द एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बी। इसका बाइसेक्टर खींचेंगे तो हमारे पास ऐसे बनेगा। ये मिड पॉइंट नहीं होगा, पॉइंट क्यू इज आल्सो नॉट द मिड पॉइंट है, वो भी मिड पॉइंट नहीं होगा। इस टाइम पे ये एंगल और ये एंगल बराबर आ जाएंगे। फिर उसके बाद पॉइंट सी, पॉइंट सी का एंगुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, एंगल सी का बाइसेक्टर खींचेंगे, तो दैट विल पास फ्रॉम द सेम पॉइंट। जहां पे पहले वाले बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करे थे वहीं से पास करेगा। इस पॉइंट को मैंने आर कर दिया। तो तीनों एंगुलर बाइसेक्टर कॉन्करेंट होते हैं, पहली चीज। और जिसको हम लोग सिंबल आई यूज करते हैं, इसका सिंबल आई होता है। ठीक, कोई बात नहीं। अब दूसरी चीज ये कि इन सेंटर का फॉर्मूला मैं बता रहा हूं। एक चीज और बता दे रहा हूं, इसको मैं रब कर दूंगा। इन सेंटर जो होता है दैट मीन्स दिस इज सेंटर ऑफ ए सर्किल। एक सर्किल का सेंटर होगा, सर्किल का सेंटर होगा, सो दैट व्हेन वी ड्रॉ ए सर्किल इट टचेस ऑल द साइड इंटरनली। तो अगर मैं फिगर बनाऊंगा तो इस तरह से फिगर बन जाएगी। यहां से परपेंडिकुलर पड़ेगा इसके ऊपर, और यहां से परपेंडिकुलर पड़ेगा उसके ऊपर। बेसिकली आई विल गेट ए सर्किल समथिंग लाइक दिस। एक सर्किल आएगा ऐसे, ठीक है, जहां पे ये साइड रेडियस हो जाएगी, ये साइड भी रेडियस हो जाएगी, परपेंडिकुलर पड़ेगा यहाँ पे है, और उस साइड के ऊपर ही परपेंडिकुलर पड़ेगा। ये तीनों चीजें रेडियस हो जाएंगी, जिसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल आर। दैट इज द रेडियस ऑफ द इन सर्किल। इसका भी फॉर्मूला होता है। रेडियस ऑफ द इन सर्किल निकालना है तो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला वगैरह होता है, सब कुछ होता है। लेकिन जस्ट हमने आपको बता दिया कि इन सेंटर जो होता है, जो भी होता है, वो तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे आता है। This is a point. So that length of perpendicular drawn, or if we draw the perpendicular on each side,
from the incenter, they are equal to the radius small r, which is called radius of the incircle. तो इस पार्ट की हमें जरूरत नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में या कहीं और पे जरूरत पड़ेगी तो वहां पे यूज करेंगे, तब बताएंगे है. सो आई एम गोइंग टू इरेज दिस पार्ट. अब हम टॉपिक पे आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर आ रहे हैं. आई एम गोइंग टू टेल यू द फॉर्मूला फॉर दैट. लेकिन इस चीज को हम यूज कर सकते हैं जो बताया मैंने, है ना. कोऑर्डिनेट में भी यूज कर सकते हैं और कहीं जरूरत पड़ेगी तो ट्रिग्नोमेट्री वगैरह में भी यूज कर लेंगे. आई एम जस्ट इरेजिंग दिस इज स्मॉल आर है, ये सब हटा दे रहा हूं. ओके, दिस इज द स्मॉल आर. आई एम इरेजिंग ऑल ऑफ दिस. ओके, ये पॉइंट पी है, लेकिन अब फिगर के अंदर मिड पॉइंट दिख रहा है, मिड पॉइंट नहीं होगा वो. आई एम गोइंग टू राइट द फॉर्मूला फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इंसेंटर. पहली चीज इसमें ध्यान देना पड़ेगा, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स आप x1 y1 ही लीजिएगा, x2 y2 या रैंडमली कुछ मत लीजिएगा. ए को x1 y1 ही लेंगे, हैं. ठीक है, मैंने y2 लिख दिया है. दैट वी नीड टू टेक x1 y1, नथिंग एल्स वी कैन टेक. कुछ और मत लीजिएगा, नहीं तो फॉर्मूला आप लगा नहीं सकते हैं. ठीक है, तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 लेंगे, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 लेंगे. पहली दूसरी बात, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 लेंगे. ठीक है. नाउ आई एम राइटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इंसेंटर आई. आई के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे x वाले, लेकिन मेरे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला था, वर्टेक्स के अपोजिट जो साइड होती है उसको स्मॉल ए बोलते हैं. तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो स्मॉल ए है, टोटल डिस्टेंस BC. फिर ए से सी तक की डिस्टेंस स्मॉल बी आ जाएगी, तो सबको मालूम होता है दिस इज डिस्टेंस स्मॉल बी. इसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, सिंबल चेंज नहीं कर सकते, वी कैन नॉट चेंज इट है. सी के अपोजिट वाली साइड हमारे पास स्मॉल सी होगी, ये साइड स्मॉल सी होगी, भी मैंने मेंशन कर दिया है, बड़े बड़े एरो बना दिए. एनीवे, नाउ आई एम गोइंग टू राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द इंसेंटर आई. सीधी सीधी बात है, ए लिखेंगे, x1 लिखेंगे, प्लस बी लिखेंगे, x2 लिखेंगे, प्लस सी लिखेंगे, x3 लिखेंगे, divided by a plus b plus c, sum of the sides. This is the x coordinate of the incenter y. इसी तरह से अब हम जो है y coordinate incenter i के लिखने वाले हैं, तो x की जगह y पड़ जाएगा. The formula is ay1 plus by2 plus cy3 divided by small a plus small b plus small c. This is the formula. ठीक है, ये फॉर्मूला जो है हमें याद करके रखना है, कभी कभी इसकी जरूरत पड़ती है, समटाइम्स इंपॉर्टेंट है. आई डोंट से इट इज इंपॉर्टेंट ऑल द टाइम, बट समटाइम्स इट इज इंपॉर्टेंट. अब ऐसा नहीं है कि इस फॉर्मूले की जरूरत हमें जो है सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ही पढ़ने वाली, इन जनरल ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ सकती है या फिर वेक्टर में पढ़ती है. ठीक है, साइड्स दे दी जाती हैं, उनके वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी दे दिए जाते हैं, या पोजीशन वेक्टर दिए जाते हैं, तो इन सेंटर पे बेस्ड प्रॉब्लम्स बनती है, तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ता है. ठीक है, तो दिस फॉर्मूला इज समटाइम्स इंपॉर्टेंट, वी कैन नॉट स्किप दिस. इसको भूल नहीं सकते, इसको ऐसा नहीं कि हमने पढ़ा ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए. वी शुड नो इट वेरी वेल, अच्छे से मालूम होना चाहिए. लेकिन एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, आई नीड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ABC. ABC के कोऑर्डिनेट्स भी चाहिए, साथ साथ हमारे पास साइड्स स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी भी मालूम होनी चाहिए. ठीक है, तभी हम लोग फॉर्मूला लगा पाएंगे, नहीं तो फॉर्मूला लगा नहीं पाएंगे. तो जब भी अगर हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत है तो साइड्स जरूर निकाल लीजिए. ठीक है, और उसके बाद फॉर्मूला यूज करिए, हो जाएगा. दिस इज द फॉर्मूला फॉर इन सेंटर. इसी तरह से मेरे पास एक्स सेंटर भी फॉर्मूला होता है, इसी तरह से सिमिलर होगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं. बट आई विल टेल यू व्हाट द एक्स सेंटर इज, आफ्टर दैट आई विल टेल यू द फॉर्मूला. अब किसी फिगर बनाएंगे, लेकिन अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, छोटी फिगर बना रहा हूं. आई एम गोइंग टू राइट एक्स सेंटर. दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी, दिस इज द पॉइंट सी. एक सर्किल बनाया था मैंने जो ट्रायंगल के अंदर आ गया था, तो इन सेंटर कैपिटल आई आ गया था. इसी तरह से अगर मैं ए बी साइड को एक्सटेंड कर दूं, इस साइड पे बढ़ा दूं, और ए सी साइड को एक्सटेंड कर दूं, तो आई कैन ड्रॉ ए सर्किल विच इज टचिंग द साइड BC एंड दीज टू एक्सटेंडेड साइड. इन दोनों को साइड्स को टच कर सकता है. तो अभी मैंने बताया था कि कैसे ड्रॉ करना है, क्या करना है, बता दे रहा हूं, फिर से बता रहा हूं. आई कैन हैव ए सर्किल, एक सर्किल आ सकता है इस तरह से, काफी बड़ा सर्किल बनेगा, और ये हमारे पास एक्स सर्किल आ जाएगा. उसके बाद सीधी सी बात है, अभी भी फिगर में पहले नहीं क्लियर होगा, छोटी फिगर बनी थी, अब यहां पर और क्लियर हो जाएगा.
इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालेंगे ऐसे, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालेंगे ऐसे, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे ऐसे. दिस विल बी द सेंटर ऑफ द सर्किल, दैट इज कॉल्ड I1. वर्टेक्स के अपोजिट है तो एक्स सेंटर I1 आ गया. ठीक है. अब इसके बाद फॉर्मूला हमारे पास वही आएगा जो पहले मैंने यूज करा था. फिर से बता रहा हूं, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास x1 y1 ही लेने पाएंगे, कुछ और मत लीजिएगा, नहीं तो फॉर्मूला गलत हो जाएगा. पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 लीजिए, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 लीजिए. अच्छा, दूसरी चीज एक और है जो हम चेंज नहीं कर सकते हैं, वो तो कभी नहीं हो सकता है. ए के अपोजिट वाली साइड पूरी ए लेंगे, बी से लेके सी तक की पूरी ए, मिड पॉइंट नहीं है, मिड पॉइंट मत मानिएगा. बी के अपोजिट वाली साइड स्मॉल बी है और सी के अपोजिट वाली साइड स्मॉल सी है. अभी जो मेरे पास फॉर्मूला लिखा हुआ था मैं आपको शो कर रहा हूं, एक्स सेंटर A1 का फॉर्मूला बताने जा रहा हूं. हमने AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 किया था, लेकिन अब जो हमने सर्किल खींचा है वो ए के अपोजिट है. ए के अपोजिट उसका सेंटर आ रहा है, तो हम एक काम करेंगे, ए की जगह माइनस ए रख देंगे एंड आई विल गेट द फॉर्मूला दैट आई एम राइटिंग. एक्स सेंटर, इसको बोलते हैं ना एक्स सेंटर. आई डोंट से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, लेकिन ठीक है, एक बार पढ़ लेने में कोई नुकसान नहीं है. एक्स सेंटर I1 के कोऑर्डिनेट्स लिखने जा रहा हूं. एक्स कोऑर्डिनेट लिखूंगा तो AX1 था प्लस BY1 था प्लस CZ1, नहीं गलत बोल दिया मैंने. ठीक है, जस्ट ए मिनट. हाँ, हम XYZ हम 3D में चले गए थे, 3D में जाने की जरूरत नहीं थी. अभी हमें 2D की बात कर रहे हैं ना. मैंने कहा ना कि एक्स सेंटर इन सेंटर ये भी होता है, वेक्टर में भी होता है या 3D में भी होता है. तो आई वाज गोइंग टू राइट 3D फॉर्मूला. सो आई एम हैविंग AX प्लस, ओके, पुराना जो फॉर्मूला लिखा था AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 था. So I'm going to write AX1 plus BX2 plus CX3 डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C था. अभी मैंने कहा कि वर्टेक्स A के अपोजिट, तो A की जगह माइनस ए लिख देगा, राइट इट माइनस ए प्लस B प्लस C. दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द एक्स सेंटर. अब एक्स सेंटर के वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो A की जगह माइनस ए लिखेंगे, लेकिन Y यूज करेंगे, X नहीं. तो माइनस AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 डिवाइडेड बाई माइनस A प्लस B प्लस C. दिस इज द Y कोऑर्डिनेट और द एक्स सेंटर I1. इसी तरह से हम वर्टेक्स B के अपोजिट भी एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं, उसके भी फिगर ड्रॉ कर दे रहा हूं, फॉर्मूला बता दे रहा हूं. B के अपोजिट एक काम करेंगे, साइड AB को एक्सटेंड कर दिया और साइड BC को एक्सटेंड कर दिया. देन आई कैन ड्रॉ ए सर्किल समथिंग लाइक दिस. एक सर्किल इस तरह से आ जाएगा. ठीक है, और यहां से परपेंडिकुलर रहेगा, एक सेंटर आएगा, एक यहां पर सर्किल आएगा, उसका सेंटर ही आएगा. यहां से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और यहां पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर सब बराबर आएंगी, जिसको हम लोग R2 बोलते हैं, इसको R1 बोल देते हैं. और इसको हम लोग यूजुअली R2 बोलते हैं. ये भी R2, ये भी R2, ये भी R2, वो ट्रिग्नोमेट्री में यूज होता है. सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एक्स सेंटर I2 के कोऑर्डिनेट्स लिखने जा रहा हूं. B के अपोजिट हमारे पास ये सर्किल है, तो B की जगह माइनस B पड़ जाएगा, दैट्स ऑल. I am going to write the coordinates of the I2. Formula AX1 plus BX2 था, B नहीं माइनस B आ जाएगा, X2 plus CX3. In the denominator I will write A, B की जगह माइनस B पड़ जाएगा, plus B plus C. And on this side I am going to get AY1 minus BY2 plus CY3 divided by A minus B plus C. ये चीज आ जाएगी. ठीक है. सिमिलरली अब आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि अगर मैं चाहूं तो वर्टेक्स सी के अपोजिट भी खींच सकता हूं एक सर्किल. थोड़ी सी फिगर गंदी हो जाएगी, ऐसे बन जाएगा, ऐसे लिया, इस साइड को आगे बढ़ाया, आई मे हैव ए सर्किल हियर, गंदी फिगर बनेगी, ऐसे बना दिया.
उसका सेंटर यहाँ कहीं आ जाएगा, जिसको हम लोग I3 बनाएंगे और रेडियस हमारे पास R3 आ जाएगी। सो आई कैन राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एक्स सेंटर I3। वही काम करेंगे जो ऊपर किया था। सी के अपोजिट है तो सी की जगह माइनस सी लिखेंगे। सो आई एम गोइंग टू राइट AX1 प्लस BX2 माइनस CX3 डिवाइडेड बाई A प्लस B माइनस C, कॉमा आई विल गेट हियर AY1 y कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं माइनस B नहीं प्लस B ऑफ द Y2 माइनस C ऑफ द Y3 डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द I3 का फॉर्मूला आ गया, ठीक है ना। आई डोंट से दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट आपको बता दिया कि कभी जरूरत पड़ जाए या कभी कुछ ऐसा हो गया तो हल्का सा अवेयरनेस रहेगा तो वी कैन राइट इट इजीली, है ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द पॉइंट, अब आगे बढ़ता हूं। यहां पे देखिए एक्स सेंटर I1 का फॉर्मूला लिख दिया था, एक ही जगह माइनस से ही पड़ गया है, एक्स कोऑर्डिनेट में भी वाई कोऑर्डिनेट में भी। नाउ कम टू द अनदर पॉइंट, अब दूसरे पॉइंट पे जा रहा हूं। वी हैव द फॉर्मूला फॉर द ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला है, पॉइंट ए होगा उसके कोऑर्डिनेट x1 y1 लेंगे, पॉइंट बी होगा उसके कोऑर्डिनेट x2 y2 लेंगे, पॉइंट सी होगा उसके कोऑर्डिनेट x3 y3 लेंगे। तो ऑर्थो सेंटर जो निकलेगा उसके x कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है x1 tan a प्लस x2 tan b प्लस x3 tan c डिवाइडेड बाई tan a प्लस tan b प्लस tan c। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर आपको एंगल ट्रायंगल के नहीं दिए जाएंगे, आपको वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा कोई लाइन होगी इसकी इक्वेशन दे दी जाएगी, और फॉर्मूले के अंदर tan a tan b tan c है, तो ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर पाएंगे। और अगर यूज करने की जरूरत पड़ी तो tan a निकालने के लिए आपको तीनों साइड निकालिए, फिर cos a का फॉर्मूला होता है b² प्लस c² माइनस a² डिवाइडेड बाई 2bc, वो यूज करके cos a निकालिए। जब cos a निकल जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करके tan a निकालिए। उसके बाद इसी तरह से आप ट्रिग्नोमेट्री यूज करके tan b निकालिए, फिर tan c निकालिए। tan b भी डायरेक्ट नहीं निकलेगा, पहले cos b निकलेगा फिर बाद में tan b निकलेगा। सो दिस फॉर्मूला इज गोइंग टू बी वेरी लेंदी, इसको हम यूज नहीं कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, अगर कहीं tan a की वैल्यू √2 आ गई, tan b की वैल्यू √3 आ गई, उसकी √10 आ गई, सो प्रैक्टिकली इसको सॉल्व कर पाना इम्पॉसिबल हो जाएगा, नहीं सॉल्व कर पाएंगे। सो दीज आर द यूजलेस फॉर्मूले, इसको हमें कभी यूज नहीं करना, इसको तो आपको पढ़ना भी नहीं है, देखना तक नहीं है, कभी नहीं यूज कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऑर्थोसेंट्रिक पर क्वेश्चन पूछ लिया तो करेंगे कैसे? अब फॉर्मूला भी नहीं यूज करना है और हमें प्रॉब्लम भी करनी है, दोनों चीजें करनी है, हो जाएगी, बड़े आराम से होगी। मैंने पहले बताया हमें यूज करना है ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री यूज करेंगे, प्रॉब्लम 3-4 लाइन के अंदर खत्म हो जाएगी, टेक इट गारंटेड, सीधी सी बात है, ठीक है। ऑर्थो सेंटर के ऊपर क्वेश्चन होगा, किसी भी हालत से फॉर्मूला ये नहीं यूज करना है, हमें ज्योमेट्री यूज करनी, कभी लाइन की क्वेश्चन दी जाएगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे, जैसा भी क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। बट वी शुड नो व्हाट द ऑर्थो सेंटर इज, ये होता क्या है, डेफिनेशन क्या है, इसको कैल कैसे निकालेंगे, इसको मैं बता दूंगा। हाँ, पहली बात तो ये कि फॉर्मूला नहीं यूज करना है। तो यही चीज सर्कम सेंटर के साथ भी है, सर्कम सेंटर के अंदर भी प्रॉब्लम है। फॉर्मूला तो x1 sin 2a, x2 sin 2b sin 2c ये दे रखा है, तो एंगल तो दिए नहीं जाएंगे, तो ये फॉर्मूला तो हम यूज नहीं करेंगे, दैट इज ऑल्सो यूजलेस, वी आर नॉट गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला इन एनी क्वेश्चन। और पहली बात तो ये है, मैंने कहा ना कि मेरी तो आधी लाइफ निकल गई जी पढ़ाते पढ़ाते, और हम 80 से बात कर रहे हैं, 80 से लेके अब तक आज 40-45 साल हो गए, आज तक एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आया है जेई के अंदर जिसके अंदर ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला करके प्रॉब्लम करी गई हो। ये फॉर्मूला सिर्फ कहने के लिए फॉर्मूला, बट दैट इज यूजलेस, वी कैन नेवर यूज इट, ठीक। अब टॉपिक पे आ रहे हैं। चलिए, इस फॉर्मूला को पढ़िएगा भी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। बट बिफोर दैट व्हाट द ऑर्थो सेंटर इज, व्हाट द सर्कम सेंटर इज, ये बता देते हैं। ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, आप कहीं भी यूज कर सकते हो, ठीक है। सो जस्ट वेट ए मिनट, आई नीड टू इंसर्ट ए स्लाइड, एक स्लाइड इंसर्ट करता हूं फिर बताता हूं आपको, जस्ट ए मिनट।
ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑर्थो सेंटर है। ऑर्थो सेंटर पहले बता देते हैं। ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर जो होता है, कोई सा भी ट्रायंगल है, कोई सा भी ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल खींचिए, ऐसे बनाइए, ठीक है। ये वर्टेक्स से लेंगे, ये वर्टेक्स बी लेंगे, ये वर्टेक्स सी लेंगे। अब हमें जब प्रॉब्लम करनी होगी तो कुछ कॉन्सेप्ट या ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन है, उसको तो इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर के लिए करना क्या है, पॉइंट ए से बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, वो यहां आएगा, मिड पॉइंट नहीं होगा। उसके बाद पॉइंट सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे यहां पे आ जाएगा। और उसके बाद पॉइंट बी से भी आप परपेंडिकुलर एसी के ऊपर ड्रॉ करेंगे, वो ऐसे आ जाएगा। तो फिगर के अंदर हमने एकदम आउट करके बना दिया। तो ये तीनों हमारे पास जो परपेंडिकुलर अपोजिट साइड पे डालेंगे, दे आर कॉन्करेंट एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर। ये थोड़ा टिपिकल होता है, ये मुश्किल भी होता है थोड़ा सा। ये पॉइंट एच, ये हमारे पास 90 डिग्री रहेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री रहेगा, वो एंगल भी 90 डिग्री रहेगा, दे आर कॉन्करेंट, है ना। तो ये ऑर्थो सेंटर आ गया। अब दूसरी चीज एक और है, फॉर्मूला है लेकिन कोई बात नहीं, अगर कभी मुझे ऑर्थो सेंटर निकालना पड़ जाए तो करेंगे क्या, अगर मेरे पास एबीसी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं तो एक काम करेंगे, एसी की इक्वेशन लिख लेंगे। बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो इक्वेशन ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द एसी पासिंग थ्रू द पॉइंट बी, एसी के परपेंडिकुलर और बी से पास होने वाली लाइन, यानी कि इस लाइन की इक्वेशन लिख लेंगे। इसी तरह से लाइन ए बी की इक्वेशन लिख लेंगे, इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग टू द सी एंड परपेंडिकुलर तो ए बी लिख लेंगे। तो ये एच सी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। दो इक्वेशन आएगी, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे तो ऑर्थो सेंटर एच के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। ठीक है, ये तरीका हो जाएगा। लेकिन अब क्वेश्चन आने दिए, फिर ज्योमेट्री वगैरह यूज कर भी करा जा सकता है, ऐसी बात नहीं है। दूसरी बात एक और है, एक चीज बहुत कॉमन है, जेईई में काफी आती है, जेईई में काफी आती है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अगर मेरे पास 90 डिग्री का एंगल है, कोई ट्रायंगल है जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, देन ऑर्थो सेंटर इज द वर्टेक्स विच इज 90 डिग्री। अभी समझ जाएंगे। मेरे पास एक ट्रायंगल बना दिया, ऐसे बना दिया, दिस इज द वर्टेक्स ए, दिस इज द वर्टेक्स बी, दिस इज द वर्टेक्स सी। और जो पॉइंट बी जो होगा वही हमारे पास ऑर्थो सेंटर होगा, जिसका सिंबल हमने एच यूज करा है। तो ये जो बी होगा दैट इज ऑर्थो सेंटर। हाउ, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू है। अभी बेसिक डेफिनेशन मैंने बताई थी, उसी को यूज करके फिर से बता दे रहा हूं। पॉइंट ए से बीसी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो बीसी के ऊपर जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे पॉइंट ए से, तो वो लाइन ऐसे आ जाएगी। तो ऑर्थो सेंटर इस लाइन के ऊपर होगा, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है, बट दैट विल बी ऑन दैट लाइन। पॉइंट सी से ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, तो पॉइंट सी से जब ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास ऑर्थो सेंटर जो होगा यहाँ 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 इस लाइन पे होगा कहीं। अब दोनों परपेंडिकुलर जो है हमारे पास पॉइंट बी पे नीचे रहते कर रहे थे, वही हमारे पास ऑर्थो सेंटर बन जाएगा एच। और या फिर तीसरी बात एक और है, तीसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट बी से एसी के ऊपर, तो वो ऐसे पास कर जाएगा। तीसरा यहाँ पे 90 डिग्री आ गया। तो तीनों साइड्स के ऊपर अपोजिट वर्टेक्स से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है और सारे के सारे कॉन्करेंट आ रहे हैं पॉइंट बी के ऊपर। सो वी कैन से बी इज द ऑर्थो सेंटर। ठीक है, नाउ कम टू द सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर क्या चीज होती है वो बता देता हूं। सर्कम सेंटर, अच्छा, सर्कम सेंटर एक ट्रायंगल होगा हमारे पास एबीसी। ठीक है, ये पॉइंट ए ले लिया, ये पॉइंट बी ले लिया, पॉइंट सी ले लिया। जब हम बात करेंगे सर्कम सेंटर की, इसका मतलब ये कि वी नीड टू ड्रॉ ए सर्किल, एक सर्किल ड्रॉ करना है सो दैट इट पासेस थ्रू द पॉइंट ए बी सी, और ये ट्रायंगल जो है सर्किल के अंदर आ जाना चाहिए। सो आई कैन ड्रॉ ए सर्किल समथिंग लाइक दिस। ये हमारे पास सर्किल से आ जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कभी मेरे पास फिगर इस तरह से दे रखी है, ऐसे दे रखी है, और ये वर्टेक्स को ए कर दिया है, इसको बी कर दिया है, इसको सी कर दिया है। ठीक है, उस टाइम पे जब सर्किल खींचेंगे तो सर्किल इस तरह से बन जाएगा,
और उसका सेंटर मेरे पास जो है हो सकता है यहां पे आ जाए, ट्रायंगल के अंदर आ जाए। तो व्हाट आई एम सेइंग, ये जो पॉइंट निकल रहा है जिसको हम लोग सिंबल सी यूज करते हैं, और यहाँ पे सर्किल का सेंटर यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है। तो सरकम सेंटर जो होता है वो हमारे पास यहाँ पे सरकम सेंटर करके लैंग्वेज में लिख दे रहे हैं, सी नहीं लिख रहे हैं, सरकम सेंटर, दिस पॉइंट इज सरकम सेंटर हियर। तो सरकम सेंटर जो होगा वो हमारे पास ट्रायंगल के अंदर भी आ सकता है, ट्रायंगल के बाहर भी आ सकता है। लेकिन होता क्या है सरकम सेंटर, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। और इसको बेसिक डेफिनेशन क्या है वो बता रहा हूं। एक सर्किल होगा जहां से ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सब बराबर आ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कम सेंटर, कैपिटल आर। अच्छा, ये पॉइंट आएगा कैसे? सीधी सी बात है, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड का, ये जो पॉइंट एम होगा दैट इज द मिड पॉइंट, ठीक है, दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी और परपेंडिकुलर, इसको ड्रॉ करिए, यहां पे आ जाएगा। एसी का मिड पॉइंट यहां पे लीजिए और एसी के परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो बीसी, ये सारे के सारे एक पॉइंट में मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। अब वैसे भी ध्यान से देखेंगे तो ये अगर हमने सर्कम सेंटर माना तो ट्रायंगल आइसोसेलेस बनेगा, ये साइड बराबर आ जाएंगी, नीचे वाले ट्रायंगल के अंदर ये साइड और ये साइड बराबर आ जाएंगी, और उधर वाले ट्रायंगल में ये साइड बराबर आ जाएंगी, यानी कि तीनों साइड बराबर हो जाएंगी, एंड दैट इज इक्वल टू द रेडियस कैपिटल आर। दिस इज द वे टू गेट द सर्कम सेंटर। तो ये चीजें होती हैं। So let's move to the next. Orthocenter, centroid and circumcenter are collinear. हमारे पास ट्रायंगल जो है and centroid divides the line joining orthocenter and center in the ratio 2:1. अभी एक चीज बता रहा हूं, ये जो थ्योरम है या जो कॉन्सेप्ट है या जो प्रॉपर्टी है, जो भी आप कहिए, ये थोड़ी सी एक हिसाब से इंपॉर्टेंट हो गई है। ये नहीं कहूंगा कि पहले बहुत इंपॉर्टेंट थी, लेकिन ये अब इंपॉर्टेंट हो गई है। अभी हाल में ही 2-3 क्वेश्चन इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए बताए हैं। वो वेक्टर में आए हैं, ठीक है। तो वेक्टर में है तो हमें बहुत जरूरत पड़ती है प्रॉपर्टीज सेंट्रॉइड की, इन सेंटर की, सर्कम सेंटर की, क्या चीज होती है वो मालूम होना चाहिए, है ना। वो क्वेश्चन भी ज्योमेट्री से होते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट की भी ज्योमेट्री से कराएंगे, दैट इज कॉमन टॉपिक है, यूनिवर्सल है, वो तो कहीं भी यूज हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज कर लीजिए, कौन सी परेशानी है। तो दिस इज ए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रिलेटेड टू विद द ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कमसेंटर। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ट्रायंगल हमारे पास कोई सा भी हो, एक्यूट एंगल हो, ऑब्टूस एंगल हो, राइट एंगल हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कमसेंटर आर कोलिनियर। ये तीनों सेंटर जो होंगे कोलिनियर होंगे, एक ही लाइन में आएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, सेंट्रॉइड जो होगा दैट डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर इन द रेशियो 2:1। तो सेंट्रॉइड जो होगा ऑर्थोसेंटर से सर्कमसेंटर तक 2:1 में डिवाइड करेगा, ऑर्थोसेंटर से 2 रहेगा तो सर्कमसेंटर से 1 रहेगा, और इन द रेशियो 2:1 एंड इट शुड बी इंटरनली। यहां पे इंटरनली लिख देना चाहिए, तो नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, ठीक है। एनीवे, अब ये प्रॉपर्टी याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है, बट एनीवे इट इज वेरी इजी टू रिमेंबर। इसको याद करना बहुत आसान है, कैसे याद करना है, क्या करना है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, एक काम करिए, अभी मैंने बताया कि सर्कमसेंटर क्या होता है, ऑर्थोसेंटर क्या होता है, सब सारी चीजें बताएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। एक स्पेशल केस ले लीजिए, स्पेशल केस ले लीजिए। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है, एंगल ए को या एंगल बी को, किसी को भी 90 डिग्री आप मान लीजिए। आई एम टेकिंग दिस टू बी एंगल ए, दैट इज 90 डिग्री, बी और ये पॉइंट सी मान लिया। अभी मैंने कहा कि ए पे 90 डिग्री, तो पॉइंट ए इज द ऑर्थोसेंटर। पॉइंट ए जो होगा वो ऑर्थोसेंटर होगा, लैंग्वेज में लिख रहा है बेसिकली, दैट इज एच, ऑर्थोसेंटर, ठीक है। दूसरी चीज मैंने ये भी बताया कि सर्कम सेंटर जो होगा एक सर्किल होगा जिसके अंदर ट्रायंगल एबीसी आ जाएगा, ट्रायंगल एबीसी अंदर होगा और सर्किल बाहर होगा। अब एंगल ए 90 डिग्री है, तो इसका मतलब बीसी डायमीटर होगा सर्किल का। तो आई एम गोइंग टू ड्रा ए सर्किल, एक सर्किल ड्रॉ करते रहे जिसके अंदर बीसी डायमीटर होगा। चलिए इसको डायमीटर मान लीजिए, फिगर अच्छी नहीं है। अगर बीसी डायमीटर, तो बीसी का मिड पॉइंट जो निकलेगा जिसको हम एम बोल रहे हैं, दैट विल बी सर्कम सेंटर।
तो पॉइंट एम जो होगा वो हमारे पास जो है वो सरकम सेंटर आ गया, सरकम सेंटर आ गया। अच्छा, अब पॉइंट एम मिड पॉइंट भी है, पॉइंट एम मिड भी पॉइंट भी है, तो ए और एम को ज्वाइन करेंगे तो ए एम जो होगी मीडियन हो जाएगी। ठीक है, तो ए एम इज द मीडियन ऑल्सो, एक एक करके लिखा दे रहा हूं, ए एम इज द मीडियन ऑल्सो, वन मीडियन, 3 मीडियन आएंगे जिसमें से एक मीडियन जो है ए एम आ गई। अच्छा, तीसरी बात, सेंट्रॉइड जो होगा ट्रायंगल कोई सा भी हो, ठीक है, सेंट्रॉइड 2:1 में डिवाइड करता है, तो इस साइड से 2 आ जाएगा, इस साइड से 1 आ जाएगा, और ये सेंट्रॉइड जी आ जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट एम जो है वो हमारे पास सरकम सेंटर बन चुका है, पॉइंट ए ऑर्थो सेंटर बन चुका है, ए हैज बिकम ऑर्थो सेंटर है, और उसके बाद पॉइंट एम हैज बिकम ए सरकम सेंटर। स्पेशल केस ले लिया मैंने, तो आई कैन से द सेंट्रॉइड जी, सेंट्रॉइड जिसको मैंने जी कहा था, डिवाइड्स AM है in the ratio 2:1, AM in the ratio 2:1, ratio 2:1, या I can say ortho center, point A is ortho center है, कैपिटल G या जिसको हम सेंट्रॉइड, I can write that ortho center कैसे लिखा जाए 2:1, बात तो समझ में आ गई, लैंग्वेज जो बड़ी ज्यादा लिखना पड़ेगा। सो आई कैन राइट ऑर्थो सेंटर, लिख के बता दे रहा हूं फिर से, वही चीज आ गई, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड सरकम सेंटर आर कोलिनियर, सरकम सेंटर आर कोलिनियर, पहली चीज तो ये आ गई, आर कोलिनियर, दैट मीन्स दे आर इन द सेम लाइन। दूसरी चीज, सेंट्रॉइड जिसको हमने जी कहा था, डिवाइड्स इन द रेशियो 2:1, इन द रेशियो 2:1। ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखना है कि सेंट्रॉइड से ऑर्थो सेंटर का डिस्टेंस 2 रहेगा और सरकम सेंटर तक का 1 रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, लेट्स मूव। हाँ, काफी टाइम हमने थ्योरी के ऊपर दे दिया, लेट्स कम टू द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के ऊपर आने वाला हूं, छोटी मोटी एक 4 चीजें और भी हैं। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल GH I एंड C, I इन सेंटर भी आ जाएगा, लाई ऑन द सेम लाइन, ऑल हमारे पास जो एक ही लाइन पे आ जाएंगे, और इक्विलैटरल के अंदर ऑर्थो सेंटर निकालेंगे, सेंट्रॉइड निकालेंगे, इन सेंटर निकालेंगे, सरकम सेंटर निकालेंगे, चारों के चारों पॉइंट एक ही हो जाएंगे। है, कॉमन सेंस है। राइट एंगल ट्रायंगल का अभी मैंने बताया था, ऑर्थो सेंटर इज द राइट एंगल वर्टेक्स, जो वर्टेक्स जहां पर 90 डिग्री बनेगा दैट इज द ऑर्थो सेंटर, वही वर्टेक्स हमारे पास ऑर्थो सेंटर बन जाता है। हाँ, ये भी मैंने अभी आपको एग्जाम्पल से बता दिया है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। ओके, वी आर दिस क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पे आ रहा हूं। क्वेश्चन को रीड करते हैं, बताते हैं क्या चीज है। इफ द पॉइंट 3/2, 0, 3/2, 6 एंड -1/6 आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है जिसके अंदर ये पॉइंट और ये पॉइंट आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स, देन फाइंड, वी हैव द ऑप्शन सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। 2 चीजें मुझे निकालनी है। ठीक है, कोई बात नहीं, दोनों चीजें निकल जाएंगी बड़ी आसानी से, लेकिन कैसे? सबसे पहला काम तो यही होगा कि एक फिगर बना के जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको मैं लिख देता हूं। वी आर गिविंग ए ट्रायंगल ABC। अच्छा, पॉइंट ए के, पॉइंट बी के या पॉइंट सी के या वर्टेक्स जो भी उनके कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हैं। 3/2, 0 इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB। हाँ, AB के मिड पॉइंट को हम P मान ले रहे हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स 3/2, 0 हैं। ठीक है, उसके बाद 3/2, 6 दूसरी साइड AC का मिड पॉइंट है जिसको मैंने Q मान लिया, तो PQ को ज्वाइन कर देंगे, उसके कोऑर्डिनेट्स 3/2, 6 हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट जो है वो BC का मिड पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स -1, 6 दिए हैं, तो आई एम हैविंग ए पॉइंट R, उसके कोऑर्डिनेट्स -1, 6 दिए हैं, ऐसे आ गए। ओके, वी नीड टू फाइंड द सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड निकालना है, लेकिन ट्रायंगल PQR का नहीं निकालना है, ट्रायंगल ABC का निकालना है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक चीज तो ये है, थोड़ा सा कॉमन सेंस,
थोड़ी सी ज्योमेट्री अगर हम यूज करेंगे, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला निकालेंगे। अगर ए के कोऑर्डिनेट्स मैंने x1 y1 लिए हैं, ठीक है, जब ए के कोऑर्डिनेट्स मैंने x1 y1 लिए हैं तो जस्ट ए मिनट, सेंट्रॉइड का मेरे पास एक फॉर्मूला होता है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट x3 y3 लिए, तो वी हैव द फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। ये फॉर्मूला होता है जो यूज करके हम कर सकते हैं। फॉर दैट वी विल हैव टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। लेकिन जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास सिर्फ ये पूछा जाए सेंट्रॉइड, अगर सिर्फ सेंट्रॉइड पूछा जाएगा तो नो नीड टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए, बी और सी। वी कैन यूज ज्योमेट्री डायरेक्टली एंड वी विल गेट द आंसर। है वो चीज बता रहा हूं। एक चीज है, कॉमन सेंस है, ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं। ये जो पी क्यू निकलेगी वो पैरेलल टू द बीसी आएगी और उसकी बीसी की हाफ होगी। दिस इज द थ्योरम है। इसी तरह से क्यू आर जो आएगी वो ए बी के पैरेलल रहेगी, हाफ रहेगी, और पी आर भी ए सी के पैरेलल रहेगी, हाफ रहेगी। लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं है, बट ऐसे कॉमन सेंस इतनी बात मेरी समझ में आनी चाहिए। ठीक है, बता भी दूंगा, बाद में बता दूंगा। ट्रायंगल एबीसी का जो सेंट्रॉइड निकलेगा वो मेरे पास ट्रायंगल पी क्यू आर का भी सेंट्रॉइड होगा। दिस विल बी कॉमन सेंट्रॉइड। ये जो पॉइंट निकलेगा सेंट्रॉइड जी होगा, वो दैट इज द सेंट्रॉइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल पी क्यू आर एंड द लार्जर ट्रायंगल एबीसी। दोनों के सेंट्रॉइड सेम आएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी बता दूंगा कैसे है, अभी बता दूंगा, बाद में बताऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक काम करते हैं, ट्रायंगल सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज सेम एज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर। दोनों के हमारे पास सेंट्रॉइड सेम आएंगे कोऑर्डिनेट्स वाइज। लेकिन इन सेंटर होगा, ऑर्थो सेंटर होगा या सर्कम सेंटर होगा, बाकी चीजें जो होंगी वो सेम नहीं होंगी, सेंटर जरूर सेम आएगा। चलिए इसको मैं आपको प्रूफ करके बता दे रहा हूं, लेकिन आई विल रब इट आउट। हाँ, इसको रब कर देंगे, अभी थोड़ी देर में रब कर देंगे। अगर हमारे पास पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 ले लेंगे, इसके x2 y2 ले लेंगे, इसको रब कर देंगे, और सी के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 ले लेंगे, तो सेंट्रॉइड x1 प्लस x2 प्लस x3 आ जाएगा। अब पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स निकलेंगे वो आएंगे x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक है, तो x1 प्लस x2 बाई 2, दिस विल बी द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P। अब सेंट्रॉइड का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूं पी क्यू आर के लिए। x कोऑर्डिनेट ऑफ द P प्लस x कोऑर्डिनेट ऑफ द Q। x कोऑर्डिनेट Q के हमारे पास सेक्शन फॉर्मूले से मिड पॉइंट से x1 प्लस x3 बाई 3 x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएंगे। प्लस आई एम गोइंग टू राइट द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट R, वो आएगा x2 प्लस x3 बाई T, x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो P का x, Q का x, R का x लिख दिया, x1 प्लस x2 प्लस x3 तीनों का x का सम डिवाइडेड बाई 3 लिख दिया। x कोऑर्डिनेट के लिए लिख रहा हूं, y के लिए नहीं लिख रहा हूं। सॉल्व करेंगे तो x1 बाई 2, x1 बाई 2 से x1 बन जाएगा, तो बेसिकली आई एम गोइंग टू गेट x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। तो ये जो हमारा आया पी क्यू आर के, हमने सेंट्रॉइड के x कोऑर्डिनेट लिखे थे, वो दैट आई एम गेटिंग x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, दैट इज सेम एज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल एबीसी। तो एबीसी का सेंट्रॉइड या जो छोटा वाला ट्रायंगल पी क्यू आर बना है उसके सेंट्रॉइड सेम है, उसका डेरिवेशन या एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे दे दिया। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट। इसको इरेज कर दे रहा हूँ, छोटी मोटी चीजें अपने आप भी समझनी चाहिए। सो डोंट राइट एनी अननेसेसरली इंफॉर्मेशन, जो हमें जरूरत नहीं है वो लिखना नहीं चाहिए। हाँ, रफ वर्क करके मैंने आपको बता दिया, दैट्स ऑल। ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन। ज्योमेट्री यूज करा है, डायरेक्ट निकाल रहा हूं विदाउट कैलकुलेटिंग द वर्टेक्सेस ऑफ ए बी और सी। Are you written the statement centroid ABC का निकालेंगे या centroid PQR का निकालेंगे, तो that is same. So I am writing the coordinates of the point G. Point G के coordinates लिखने जा रहा हूं। X coordinate लिखेंगे लेकिन PQR के centroid के, that is x1 plus x2 plus x3, 3 by 2 x1, 3 by 2 x2, और that is -1 divided by 3। ये तो x coordinate आ गए। Y coordinate y1 plus y2 plus y3, 0 plus 6
प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3, दिस इज द वाई कोऑर्डिनेट। इसको सॉल्व कर लेंगे, आई विल गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। 3/2, 3/2 से 3, 3 माइनस 1 2, 2/3 बन गया। एक्स कोऑर्डिनेट 2/3 आ गए जी के, वो कॉमन है, सेंट्रॉइड दोनों का वही है। और यहाँ पे 6 6 12, 12/3 दैट इज 4। दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड जी। ठीक है, ये चीज आ गई। अच्छा, अभी मैंने एक चीज शुरू में कही थी, आई हैव ए शॉर्टकट दैट आई हैव अप्लाइड, आई हैव शोन यू। हाँ, तो सेंट्रॉइड तो सीधे सीधे निकल जाएगा। ठीक है, लॉजिक यूज करके या ज्योमेट्री यूज करके कि पी क्यू आर का और एबीसी का दोनों सेम है। तो विदाउट कैलकुलेटिंग कोऑर्डिनेट्स ऑफ एबीसी आई गॉट द सेंट्रॉइड। लेकिन प्रॉब्लम मेरे सामने यहां पे खड़ी हो रही है, इन सेंटर निकालना है। ठीक है, और मैंने कहा था कि इन सेंटर जो होता है वो भी ठीक होता है, वो भी सही होता है, उसको हमें मालूम होना चाहिए, कभी कभी जरूरत भी पड़ती है। लेकिन इन सेंटर का फॉर्मूला है दैट वी कैन अप्लाई। ठीक है, ज्योमेट्री यहां पे यूज नहीं कर पाएंगे, कोऑर्डिनेट ऐसे दे रखे हैं कि उसको यूज करेंगे तो थोड़ी सी परेशानी आएगी। ठीक है, अब फॉर्मूले के अंदर हमें तीनों साइड्स चाहिए होती हैं और तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, तो वो तो मुझको कैलकुलेट करने ही पड़ेंगे, है ना। तो वी डोंट हैव एनी ऑप्शन, तो आई एम गोइंग टू कैलकुलेट इन सेंटर। इन सेंटर निकालेंगे, तीनों साइड्स निकाल लेंगे और तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे। लेकिन एक बात और भी है, जेई हो या कुछ भी हो, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा जो सॉल्व करने में परेशानी न सॉल्व हो। साइड एबीसी जो निकलेंगे, ऐसा नहीं होगा कि एक साइड √2 आ गई, एक √3 आ गई, एक √7 आ गई, तो a + b + c √2 √3 √7 ऐसे नहीं आएगा। ठीक वैल्यू आएंगी, अच्छी वैल्यू आ जाएंगी जो सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, एबीसी होल नंबर्स आ जाएंगे, या फिर a की वैल्यू √2 आई, b की वैल्यू 3√2 आ गई, c की वैल्यू 5√2 है, तो a + b + c निकालेंगे, √2 कॉमन होकर कट जाएगा। ठीक है, दैट इज एक्सपेक्टेड। बट एनीवे, कम टू द पॉइंट, कम टू द क्वेश्चन। 3/2, 0, 3/2, 6, they are the points, but mid points। एक पॉइंट P था, इसके कोऑर्डिनेट 3/2, 0 मैंने लिए थे। एक पॉइंट Q था, उसके मिड पॉइंट्स हमने 3/2, 6 है सर, और फिर -1 6, और ये मिड पॉइंट यहाँ पे R था, इसके कोऑर्डिनेट्स -1, 6 थे। दिस इज द वर्टेक्स A, दिस इज द वर्टेक्स B, दिस इज द वर्टेक्स C। और पहले भी मैंने आपको बताया, इसमें चॉइस नहीं है, रेंडमली हम किसी को भी x1 y1, किसी को भी x2 y2, किसी को भी x3 y3 ले नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट A को हम कोऑर्डिनेट्स x1 y1 निकाल ले रहे हैं, मान ले रहे हैं, तो मानना यही पड़ेगा, कुछ और नहीं मान सकते। B के कोऑर्डिनेट्स x2 y2 मान लिए, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स x3 y3 मान लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला जो भी मेरे पास है, ax1 + bx2 + cx3 है, तो abc भी चाहिए, x1 x2 x3 और सब चीजें चाहिए हैं। एनीवे, आई एम गोइंग टू कैलकुलेट x1 x2 एंड x3। ओके, सीधी सी बात है, सेक्शन फॉर्मूला यूज करने जा रहे हैं। एक को मैं लिख के बताऊंगा, बाकी को मैं डायरेक्ट लिख दूंगा। सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे या मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। P इज द मिड पॉइंट, आई कैन से x1 + x2/2, x1 + x2/2 is equal to x coordinate of the point P, that is 3/2। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, देन आई एम गोइंग टू गेट x1 + x2 टू बी 3। x1 + x2 की वैल्यू 3 आ गई, ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गई। ठीक है, हमारे पास 6 अननोन है, x1 x2 x3 y1 y2 y3, 6 क्वेश्चन लिखनी पड़ेगी। आई एम राइटिंग इक्वेशन फॉर द x कोऑर्डिनेट, x वाली लिख रहे हैं, बाद में y वाली भी लिख देंगे। q इज द मिड पॉइंट ऑफ x1 एंड x3, so x1 + x3/2, that is equal to the x coordinate of the point Q, which is 3/2। So again I am going to get x1 + x3 to be 3। ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। ठीक, R is the midpoint of B and C, उसके x coordinate -1 दिए, I am writing x2 + x3 divided by 2, that is equal to -1। अब इसको मैंने अगर सॉल्व किया, then I am going to get x2 + x3 is equal to 2। ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन आ गई।
I have got three equation. I have got three unknown x1, x2, x3. I can solve them to get the value of x1, x2 and x3. अब एक काम कर रहा हूं, डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं. तीनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे तो यहां पे भी x1 है, यहां पे भी x1 है, 2x1 बन जाएगा. We have x2 here, we have x2 here. I will get 2x2. Similarly, I will get 2x3. तो लेफ्ट साइड जो आएगा 2 टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस x3 और राइट साइड में 3 3 6 और 2 8. 2 से डिवाइड कर देंगे. Then I am going to get x1 plus x2 plus x3. That is 8 by 2 which is 4. ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 4 बन गई. ठीक है. अब एक काम करेंगे, फोर्थ माइनस थर्ड दे देंगे. या फिर एक काम कर रहे हैं, x1 प्लस x2 की जगह 3 रख देंगे. x1 प्लस x2 की जगह 3 रखा तो 3 प्लस x3 4 और आई कैन से द वैल्यू ऑफ x3 इज 1. फिर x1 प्लस x3 की जगह 3 रख देंगे तो x2 इज ऑल्सो 1. तो x2 की वैल्यू भी 1 आ गई. ओके. नाउ x2 प्लस x3 की जगह 2 रखेंगे तो x1 आई एम गोइंग टू गेट 2. ठीक है. x1 प्लस x3 x2 प्लस x3 यहां पे 2 रखेंगे तो x1 प्लस 2 इज 4 और x1 इज 2. तो आई गॉट द वैल्यू ऑफ x1, x2 एंड x3. अब इसी तरह से हम y1, y2 और y3 निकालेंगे, बट आई एम गोइंग टू राइट इन शॉर्ट. अभी शॉर्ट में लिखेंगे, ऐसे लिख के नहीं बताएंगे. ठीक है. आई नीड टू डू सम लिटिल मेंटल वर्क. हाँ, यहां पे y1 प्लस y2 की वैल्यू y कोऑर्डिनेट 0 आ जाएगा. देन आई एम गोइंग टू गेट y1 प्लस y2. नीचे 2 रहेगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. राइट में y कोऑर्डिनेट 0, देन आई एम गोइंग टू गेट इट 0. अच्छा, यही काम अब हम पॉइंट Q के लिए कर रहे हैं. y1 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 आएगा एंड दैट इज इक्वल टू 6. जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे देन आई एम गोइंग टू गेट इट टू बी 12. इसकी वैल्यू 12 आ जाएगी. ठीक. अब R जो होगा मिड पॉइंट y2 और y3 का, तो y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 2 लिखेंगे. दैट इज इक्वल टू 6. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे देन आई एम गोइंग टू गेट 12. ठीक है. दैट इज इक्वेशन नंबर 4 5 6. बट आई हैव रिटन 1 2 3. नो नीड टू वरी है. वही से प्रोसीड कर दे रहे हैं. आई विल डू द सेम थिंग. तीनों को ऐड कर देंगे. देन आई एम गोइंग टू गेट y1 प्लस y2 प्लस y3 और इसकी जो वैल्यू आएगी लेफ्ट साइड में डबल हो जाएगा और इधर 24 का हाफ कर देंगे तो 12 आ जाएगा. ठीक है. नाउ y1 प्लस y2 की वैल्यू 0 रख देंगे. देन आई एम गोइंग टू गेट y3 दैट इज 12. फिर y1 प्लस y3 की जगह 12 लगेंगे तो y2 इज 0. ओके. आफ्टर दैट y2 प्लस y3 0 रखेंगे तो y1 इज ऑल्सो 0. So I have got the coordinates of the points A, B, C. I am going on the next slide. वहां पे लिख दे रहा हूं and then we will proceed. है ना. उसके बाद प्रोसीड कर जाएंगे. ओके. आई नीड वन स्लाइड है. एक स्लाइड इंसर्ट करनी पड़ेगी. ओके. लेट मी राइट. हाँ, कोऑर्डिनेट्स मेरे पास पॉइंट ए के x1 y1 आए थे. x1 के लिए 2 और y1 के लिए 0 to 2, 0. हाँ, सो आई एम गोइंग टू राइट द कोऑर्डिनेट्स फर्स्ट. हाँ, ओके. पॉइंट ए जो जिसको मैंने कहा है उसके कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं. दैट इज x1 y1. x1 is 1, y1 is 0, 1, 0. पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स है और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स है. पॉइंट बी के x2 y2 है. x2 और y2 दैट इज 1 0 अगेन. है अगेन 1 0. नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता है. गलत है. नहीं हो सकता है. दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट सेम आ ही नहीं सकते हैं. ठीक है. x2 और y2 इज 0. लेट मी चेक करिए जरा. देखिए क्या आया. कुछ गड़बड़ आ गया. x1 प्लस x2 टू बी 3. x1 प्लस x2 टू बी 3. हाँ ठीक है. x1 प्लस x3 इज 2. हाँ, ये गलत लिखा हुआ है. ये गलत लिखा हुआ.
x1 प्लस x3 की वैल्यू अगर मैंने 3 रखी तो x2 आई एम गोइंग टू गेट 1, x2 के लिए तो 1 आ गई, ये सही है। x1 प्लस x2 की जगह 3 रखेंगे, x1 प्लस x2 ये भी 1 है, ये भी सही है। x1 ओके, मिस्टेक कहाँ करी है बता रहा हूं, ठीक है। देखो हर चीज पे ध्यान रखना पड़ता है, बता रहा हूं। अभी मैंने प्रोसीड करने के पहले यहीं पे रुक गया, मैंने कहा एक चीज, पॉइंट ए की भी कोऑर्डिनेट्स वही आ गए, पॉइंट बी के भी कोऑर्डिनेट्स वही आ गए, दोनों सेम नहीं आ सकते हैं, पॉइंट ए एंड पी आर डिफरेंट, ठीक है। तो आगे प्रोसीड नहीं करना, पहले सही करना है, ठीक है, ओके। गलती क्या करी ये बता दे रहा हूं, x2 प्लस एक्स थ्री बाई टू के लिए -1 दी थी, तो दैट इज -2, ये -2 है, ठीक है। सो अब जब सॉल्व करेंगे तो हर चीजें बदल जाएंगी। इफ वी एड देम 3 3 6 6 माइनस 2 4 4 का हाफ करेंगे तो 2 आएगा, तो दिस इज नॉट 4, दिस इज इक्वल टू 2। नाउ आई एम गोइंग टू कट इट, है इसको कट कर रहा हूं, दिस इज इक्वल टू 2, 3 3 6 6 माइनस 4 2, 2 का हाफ कर दिया तो 2 आ गया। x1 प्लस x2 जगह 3 रखेंगे, आई एम गोइंग टू गेट x3, दैट इज 2 माइनस 3, दैट इज -1, x3 के लिए -1 आएगी। x1 प्लस x3 की जगह 3 रख देंगे तो x2 इज ऑल्सो -1, ठीक है। x1 प्लस x3 3 रखेंगे, 2 माइनस 3 -1, वो भी सही है। x2 प्लस x3 की वैल्यू -2 रखेंगे, x2 प्लस x3 -2 दैट इज 4, तो x1 की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि हमारे पास y कोऑर्डिनेट जो मिस्टेक नहीं करी होगी तो वो तो सही होंगे, उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। आई एम गोइंग टू राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए, x1 दैट इज 4, y1 इज 0, 4,0, तो दिस इज नॉट 1,0, दैट इज 4,0। पॉइंट बी भी बदल जाएगा, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट आई एम गोइंग टू गेट x2 -1, y2 0, -1,0। अच्छा, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स लिख रहा हूं, x3 y3, x3 is -1 और y3 is 12, -1,12, -1,12, ये ऐसे आ गए, है ना, कोई दिक्कत नहीं। फिगर बना के फिर से लिख दे रहा हूं, पॉइंट ए फिगर पे इंफॉर्मेशन लिखी है तो बेटर रहता है, तो 4,0 ज्योमेट्री वगैरह यूज हो सकती है, लेकिन नहीं बता रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि इन सेंटर को निकालने के लिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर को सेम करना पड़ेगा, ठीक है। और एंगल, कोई स्टैंडर्ड एंगल मेरे पास है नहीं कि कोई 90 डिग्री बन रहा हो, ऐसा कुछ बन रहा हो, तो ऐसा नहीं है, तो इसलिए प्रोसीड नहीं कर रहे हैं। बी, और वैसे भी मैंने कहा कि ये इन सेंटर का जो फॉर्मूला होता है ना, ये समटाइम्स इट इज इंपॉर्टेंट, तो इसको हमें आना भी चाहिए अच्छे से, इसलिए भी जरूरी है कि उसको साइड एबीसी निकाल के ये सब चीजें करके करी जाए। पॉइंट सी है, उसके कोऑर्डिनेट्स -1,12 है, ठीक है। फॉर्मूला यूज करेंगे, साइड एबीसी की जरूरत पड़ेगी तो स्मॉल ए के अपोजिट वाली साइड स्मॉल ए आएगी, बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी आएगी, सी के अपोजिट साइड स्मॉल सी आएगी। सो आई एम गोइंग टू यूज द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो स्मॉल ए ना निकाल के ए स्क्वायर निकाल लेंगे, दैट इज x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, -1 करा देंगे तो 0 ही बन जाएगा, बेसिकली 12 स्क्वायर आ जाएगा, और द वैल्यू ऑफ ए आई एम गोइंग टू गेट 12। अब वैल्यू बी स्क्वायर निकालेंगे या बी निकालेंगे, बाद में अंडर रूट ले लेंगे, बी स्क्वायर निकालेंगे, बी के अपोजिट वाली साइड x1 माइनस x2 4 -1, माइनस ऑफ -1 5 बन जाएगा, तो 5 स्क्वायर बन जाएगा, प्लस y1 माइनस y2 या y2 माइनस y1 दैट इज 12 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारे पास 13 स्क्वायर, बेसिकली बी की वैल्यू 13 आ जाएगी। नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट सी स्क्वायर, आफ्टर दैट आई विल टेक स्क्वायर रूट, सी निकालेंगे, सी की जो वैल्यू निकलेगी तो कितनी आएगी, 4 -1, 4 माइनस ऑफ -1 तो 5 बन जाएगा, तो 5 स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 0 ही रहेगा, वो 0 ही है, तो बेसिकली वैल्यू सी की जो है वो 5 आ गई। आई गॉट द वैल्यू ऑफ स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, आई गॉट द कोऑर्डिनेट्स, नाउ आई एम गोइंग टू proceed, I am going to write the formula and I will put the values। तो जो भी इन सेंटर से पूछा था, ये आई यहां पे आएगा। अच्छा, इन सेंटर जो निकलता है वो ट्रायंगल के अंदर आता है, ठीक है। सर्कम सेंटर ट्रायंगल के अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। इन सेंटर ट्रायंगल के अंदर इसलिए आएगा कि चाहे वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, चाहे वो ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल हो, कैसा भी ट्रायंगल हो, एंगुलर के बाइसेक्टर खींचेंगे तो वो ट्रायंगल के अंदर ही मीट करेंगे, बाहर नहीं करेंगे, ठीक है। Now come to the point. I'm writing the coordinates of the eye. I'm writing the formula. Formula लिखना जरूरी होगा तो इजी रहेगा।
ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। ये तो x कोऑर्डिनेट आ गए। y कोऑर्डिनेट लिखेंगे ay1 प्लस by2 प्लस cy3। कभी कभी जानते हैं क्या होता है कि मैं ये फॉर्मूला जब लिखता हूं तो मैं 3D में चला जाता हूं, तो मैं z भी लिख देता हूं कभी कभी, है, क्योंकि 3D में ज्यादा जरूरत पड़ती है इन सब चीजों की, है। बट एनीवे लेट्स मूव, लेट्स पुट द वैल्यू। स्मॉल a मैंने 12 निकाला था और x1 लिखेंगे दैट इज 4 प्लस b इंटू x2, और x2 जब निकलेंगे तो b के x कोऑर्डिनेट लिखेंगे -1 और b के लिए 13 है। 13 इंटू -1 ये बेसिकली -13 बन जाएगा। जस्ट वेट ए मिनट, इसको इरेज कर दे रहा हूं। आई विल शो यू, शो कर दे रहा हूं। ओके, ax1 a की वैल्यू रख दी, x1 की वैल्यू रख दी, प्लस b इज 13, x2 हमारे b के कोऑर्डिनेट्स आएंगे -1 प्लस c की वैल्यू 5 है, और x3 x कोऑर्डिनेट c के आएंगे दैट इज -1 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c दैट इज 12 प्लस 13 एंड c इज 5। ये तो x कोऑर्डिनेट आ गए। आफ्टर दैट ay1 a की वैल्यू तो 12 है और y1 मेरे पास जो है 0 है, a के y कोऑर्डिनेट दैट इज 0 प्लस b की वैल्यू 13 यहां पे लिखी है, प्लस y2 इज b के कोऑर्डिनेट्स y वाले 0 है, ओके, प्लस c टाइम्स y3, c की वैल्यू 5 है और y3 हमारे पास जो निकल के आ रहा है c के कोऑर्डिनेट्स है दैट इज 12 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c दैट इज 12 प्लस 13 प्लस 5। अब इसको सॉल्व कर लेना है। आई एम गेटिंग 12 इंटू 4 48, यहां से -13 आ जाएगा और -5 -18, 48 -18 कराएंगे तो 30। शो कर दे रहा हूं, 30 आ रहा है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर के अंदर 30 यानी कि 1 आ जाएंगे। y कोऑर्डिनेट लिखने जा रहा हूं, तो ये तो हमारे पास 12 इंटू 0 13 इंटू 0 दोनों 0 बन गए, 12 इंटू 5 60 बनेगा डिवाइडेड बाई 30। तो बेसिकली द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर दैट आई एम गेटिंग इज 1,2। ठीक है, तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स 1,2 आ जाएंगे। बड़ा हो जाता है क्वेश्चन इन सेंटर का, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, एंड दैट इज मैचिंग विद द आंसर, आंसर भी 1,2 दे रखे हैं। अब ये तो बड़ा होना है फॉर्मूला, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हमें स्मॉल ए भी निकालना है, स्मॉल बी भी निकालना है, स्मॉल सी भी निकालना है, और रहे से इसके अंदर वर्टेक्स ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स भी नहीं दिए थे, तो वो भी निकालने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन इज गोइंग टू बी लेंदी बट नॉट ऑल द टाइम। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही बड़ा होगा, नहीं छोटा भी होता है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं थी, ज्यादा नहीं थी, इसलिए प्रॉब्लम आई है। ओके, एनीवे लेट्स मूव। फाइंड द सर्कम सेंटर द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। ठीक, अब हमने पहले कहा ये सर्कम सेंटर का फॉर्मूला तो हमें कभी यूज ही नहीं करना है, बस इतना मालूम होना चाहिए सर्कम सेंटर होता क्या है। काम खत्म। अच्छा, सर्कम सेंटर पे प्रॉब्लम बड़ी नहीं होती है, सेंट्रॉइड तो सबसे छोटी होती है, सर्कम सेंटर पे भी बड़ी नहीं होती है, इन सेंटर भी ठीक ही ठाक है, ऑर्थो सेंटर में परेशानी है, ऑर्थो सेंटर में बड़ी हो जाती है, दिक्कत आती है। तो सर्कम सेंटर इज एस इजी एज सेंट्रॉइड। ठीक है, इन सेंटर से छोटी प्रॉब्लम होती है सर्कम सेंटर के ऊपर। हाउ, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, अभी बता रहा हूं। वी हैव ए ट्रायंगल, आपके साथ ट्रायंगल है, असल में चक्कर ये है ना कि मेरी आदत नहीं है कि मैं कभी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल वगैरह नहीं बनाता हूं, और अभी जितने बना रहा था तो जगह कम होने की वजह से यही सब चीजें कर रहा था। तो वी हैव ए ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, इसको बेसिक से बताएंगे, फिर से बताएंगे। whose vertices are 2,2, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स 2,2 दे दिए हैं, बी के 4,2 दे दिए हैं, और पॉइंट सी के 0,4 दे दिए हैं। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सर्कम सेंटर। अभी मैंने बताया था आपको कि सर्कम सेंटर जो होता है एक पॉइंट होता है, सो दैट द डिस्टेंस फ्रॉम ऑल द 3 वर्टिसेस आर इक्वल। और एक सर्किल खींच देते हैं, वो सर्किल का सेंटर होता है। और मैंने ये भी बताया था कि
दैट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो अगर हमें सर्किल सेंटर ड्रॉ करना है तो इट में गो आउटसाइड, इट में कम इनसाइड, कहीं पे भी हो सकता है। तो एक काम कर रहा हूं, ऐसे ही बता दे रहा हूं इसको, आई विल रब इट आउट। ये पॉइंट एम होगा, मिड पॉइंट होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, आई विल गेट ए पॉइंट समवेयर हियर, दैट इज कॉल्ड सरकम सेंटर। उसका सिंबल सी होता है, बट आई कैन नॉट यूज सी बिकॉज सी इज हियर। सी तो वहां पे लिखा हुआ, तो कंफ्यूजन रहेगा। तो एक काम करते हैं, सी डैश करके लिख देने। चलिए हटाइए, क्या करना। तो एक बात तो यह है कि अगर सी डैश को पॉइंट ए से ऐड कराएंगे तो आई विल गेट ए स्ट्रेट लाइन, आई विल गेट ए स्ट्रेट लाइन एंड आई विल गेट ए स्ट्रेट लाइन। ये सारी स्ट्रेट लाइन मैं मन करना नहीं चाहता लेकिन बता दे रहा हूं। और तीनों रेडियस कैपिटल आर होती है, स्टैंडर्ड सिंबल कैपिटल आर होता है, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्किल। वी नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सी डैश। ये निकालना है ना, कोई दिक्कत नहीं। एक काम करिए, सी ए स्क्वायर निकालिए। सी ए स्क्वायर रेडियस बनेगा, सरकम रेडियस बोलते हैं, दैट इज इक्वल टू द सी बी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू द सी डैश स्क्वायर। सी डैश है, सी डैश ए, सी डैश बी और सी डैश सी स्क्वायर। ठीक है, अंडरवुड का फॉर्मूला नहीं यूज करना है, हमने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर दिया। ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सब बराबर है, सब आर के बराबर है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। इससे प्रॉब्लम छोटी हो जाएगी, इजी हो जाएगी। हाउ, अभी समझ में आ जाएगा। क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी, कट जाएगी। आई एम टेकिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट सी डैश टू बी एक्स कॉमा वाई। इसको मैंने एक्स कॉमा वाई मान लिया, तो आई कैन राइट एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस टू होल स्क्वायर। ये ए के कोऑर्डिनेट्स 2,2 थे, है ना। ठीक है, सी डैश भी लिखेंगे, देन आई कैन राइट बी के कोऑर्डिनेट्स 4,2 थे, तो एक्स माइनस 4 प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू सी डैश सी का स्क्वायर लिखेंगे तो एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर, आई एम शोइंग यू, एक्स माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 होल स्क्वायर। ऐसे आ गया, कोई बात नहीं। अब एक काम करेंगे, ब्रैकेट खोल दे रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म कैंसिल हो जाएंगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा, माइनस में 4x आएगा, यहां से माइनस में 4y आ जाएगा, इस जगह से 4 और 4 बन के 8 आ जाएगा, वो मैंने लिख दिया। राइट साइड में यहां पे बनेगा एक्स स्क्वायर, वहां से वाई स्क्वायर, दैट आई एम राइटिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद यहां से माइनस 8x आएगा, माइनस 4y आएगा, माइनस 8x माइनस 4y। आफ्टर दैट 16 प्लस 4 20 आ जाएगा, वो मैंने लिख दिया। ऑन द राइट साइड आई एम गेटिंग एक्स स्क्वायर, एक ही टर्म है, और आई एम गेटिंग वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16। ये एक्सप्रेशन मेरे पास आ गया, ठीक है ना। इसमें हमेशा एक चीज होगी, हमेशा एक चीज होगी, वो ये कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म कटेंगी, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की टर्म कैंसिल हो गई। आई एम गोइंग टू टेक इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड, तो माइनस 8x को लेफ्ट में ट्रांसफर करेंगे, देन आई एम गोइंग टू गेट 4x, और उसके बाद माइनस 4y और माइनस 4y भी कैंसिल हो जाएगा, एंड 8 उस साइड चला जाएगा, तो 4x आई एम गोइंग टू गेट 20, और आई कैन से द वैल्यू ऑफ x इज 5। ये x की वैल्यू डायरेक्ट 5 आ गई, है ना। ठीक, लेकिन हमेशा नहीं आएगी। यहाँ पे तो y वाली टर्म कैंसिल हो गई थी, यहाँ पे माइनस 4y हो गया ना, कुछ और होता, माइनस 10y होता, तो आई विल गेट एन इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगी, वैल्यू नहीं आएगी। और दूसरी इक्वेशन हमारे पास सेकंड और थर्ड से बना ले रहा हूं, तो सेकंड और थर्ड को यूज कर रहा हूं। आई एम गेटिंग माइनस 8x, ओके, माइनस 8y को लेफ्ट में ट्रांसफर कर देंगे, तो आई एम गोइंग टू गेट 4y, एंड 20 को राइट में भेज देंगे, आई एम गेटिंग माइनस 4। x की वैल्यू तो 5 आ गई थी, तो आई एम जस्ट राइटिंग द वैल्यू ऑफ x टू बी 5, राइट साइड में लिख दे रहा हूं, तो 4y की जो वैल्यू आएगी माइनस 4 है, प्लस 8x बन जाएगा, 8 इंटू 5 40 बन जाएगा, 40 माइनस 4 36, तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी, y की वैल्यू 9 आ रही है ना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। समवेयर मिस्टेक, कहीं मिस्टेक है, आंसर में 3,5 दे रखा है, तो चेक कर लीजिए। एक्स माइनस 2 2 4 2 0 4 सही लिखा है, एक्स माइनस 2 वाई माइनस 2, पहली इक्वेशन गलत होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओके, 4 4 8। अच्छा 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 अच्छा, गलती क्या करेगी, गलती क्या करिए, सही कर दे रहा हूं।
-4 कह दीजिए 8 है, तो 8 उस साइड जाएगा तो 12 आएगा। मैंने 20 लिखा हुआ है, आई फॉरगॉट 8 है, दैट इज 8। तो ये 8 आएगा, x की वैल्यू गलत हो जाएगी, तो यहां से ये सब चीजें गलत हो जाएंगी। हम ओके, ओके। आई गेटिंग 4x इक्वल टू 8 उस साइड जाएगा, 20 माइनस 8 दैट इज 12। तो x की वैल्यू दैट आई एम गेटिंग टू बी 3। ठीक है, x कोऑर्डिनेट 3 दे रखे हैं, तो y अपने आप सही आ जाएंगे, इससे कोई परेशानी नहीं है। आई विल ट्रांसफर 8y ऑन दिस साइड। ठीक है, सो आई एम गेटिंग -8x, ये यहां पे टर्म है, प्लस 4y दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 20 दैट इज -4। ओके, एनीवे आई एम गेटिंग 4y इक्वल टू -4, अब प्लस 8x बन जाएगा, दैट इज 24, दैट इज 20 और y इज 5, तो y की वैल्यू 5 आ जाएगी। और आई कैन राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट C डैश, जिसको हमने सर्कम सेंटर बोला था, उसके x कोऑर्डिनेट 3 आएंगे, y कोऑर्डिनेट 5 आ जाएंगे। वेरी सिंपल, वेरी इजी। ठीक, आज जो हम प्रॉब्लम आपको करा रहे हैं ना सेंट्रोइड के ऊपर या सर्कम सेंटर के ऊपर, इसलिए करा रहे हैं थोड़ा सा ज्योमेट्री सेंस क्लियर रहे। हाउएवर वी आर डूइंग वेरी सिंपल वेरी इजी प्रॉब्लम, कोई टफ प्रॉब्लम इजी प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो बेसिक डेफिनेशन है सर्कम सेंटर की, इन सेंटर की, बस उसको यूज कर रहे हैं, और उसको कैसे सर्कम सेंटर फाइंड आउट करते हैं, कैसे हमारे पास इन सेंटर होता है, वो मैंने बताया था। ठीक है, एंगुलर बाइसेक्टर है, साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, जो भी चीजें हैं दैट आई एम यूजिंग, उसको यूज करा है तो बताया है। ओके, नाउ वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल पे जा रहे हैं, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। एक पॉइंट है, एक ट्रायंगल है, फिगर छोटी सी बना रहे हैं, सिंपल फॉर्मूला, एवरीबॉडी नोज इट। ये पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स आप x1 y1 ले लीजिए। पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 ले लीजिए, और पॉइंट सी है, इसके कोऑर्डिनेट x3 y3 ले लीजिए। ठीक है, then the area of the triangle ABC we have a formula 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, this is the formula we have। ठीक है, ये डिटरमिनेंट एक्सपांड कर लेंगे, एक्सपांड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी दैट विल बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। लेकिन ये जो डिटरमिनेंट है ना, जब इसको एक्सपांड करेंगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, निगेटिव भी आ सकती है। ठीक, वो डिपेंड करेगा कि x1 y1 पॉजिटिव है, निगेटिव है, कौन टर्म छोटा है, कौन टर्म बड़ा है। समटाइम्स इट मे कम निगेटिव। इन केस अगर ये निगेटिव आ गया, तो एरिया तो निगेटिव होता नहीं है, तो टेक मॉड, या मैंने मॉड नहीं लगाया है, लेकिन इन केस इट कम्स निगेटिव टेक मॉड। हाँ, तो मॉड लगा देंगे, वो देखने में खराब लगता है, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। तो बाय दिस फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा, दूसरी चीज एक और भी है, कभी कभी ये जो डिटर्मिनेंट है या जो भी मैंने कहा आपको, इसकी वैल्यू 0 भी आ सकती है। इट में बी पॉजिटिव, इट बी नेगेटिव, में बी 0। इन केस अगर ऐसा हो गया, इन केस x1 y1 की x2 y2 की वैल्यू ऐसी है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जा रही है, इन केस द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट, जिसको हम लोग डेल्टा लिखते हैं, सिंबल हम लोग डेल्टा यूज करते हैं, इक्वल टू 0। ठीक है, अगर डेल्टा या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई, देन एरिया इज 0, और आई कैन से पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी आर कोलिनियर। वो ट्रायंगल नहीं बनेंगे, एक लाइन में आ जाएंगे, आर कोलिनियर। तो वी कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट to find whether the points are collinear or not. However, we have many more methods, लेकिन this is also a short one, ये भी छोटा होता है, easy होता है, तो we can use it. Sometimes it is very useful. Okay, anyway, let's move to the question here. We are given one question. The coordinates of the point ABC are this, and the point P is any point XY. Show that the ratio of the areas of the triangle PBC and ABC is that much. तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बट एनीवे मैं करा दे रहा हूं, मैं बता दे रहा हूं, सिंपल क्वेश्चन। वी आर गिवन 3 पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, ये सब देख लिया जाता है, क्या क्या चीजें दे रखी, क्या क्या चीजें नहीं दे रखी। वी आर गिवन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए दैट इज 6,3। ओके, वी आर नॉट गिवन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी -3,5, and we are given the coordinates of the point C that is 4, -2। तीनों के पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दे दिए। P is any point XY, P हमारे पास कोई सा भी पॉइंट है, XY है, जो भी है। रेशियो ऑफ द एरियाज मुझे निकालना है। आई एम हैविंग ए पॉइंट P समवेयर है, यहां बना दीजिए, कहीं भी बना दीजिए,
So if I join this, I am getting a triangle PBC. We need to show that ratio of the area of this triangle है वो हमें करना है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इट्स वेरी सिंपल. एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी निकाल देता हूं. इसमें न्यूमेरिक वैल्यू है, सबको जो वैल्यू पुट करना है, दैट इज 1/2. डिटरमिनेंट लिखेंगे x1 y1 1, दैट इज 6 3 1. x2 y2 1, दैट इज -3 5 1. x3 y3 1, 4 -2 1. इसको सॉल्व कर रहा हूं तो 1/2 आई एम गेटिंग, डायरेक्ट लिखने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, सीधे लिखूंगा. एक्सपांड करेंगे तो 6 लिखेंगे, यहां से 5 आएगा और यहां से 2 आएगा, 5 to 7 बन जाएगा, 7 into 6 42 आ जाएगा. माइनस साइन लिखेंगे, 3 लिखेंगे, यहां से -3 आएगा, यहां -4 आएगा, -7 बनेगा, -7 into -3 माइनस से +21 आ जाएगा. -3 लिखेंगे और यहां से -7, -3 -7 विल गिव मी +21, दैट आई हैव रिटन. अब 1 से एक्सपांड कर रहा हूं तो 3 into 2 बन जाएगा, 6 6 -20, 6 -20 दैट इज -14. ओके, ऐसे आ गया. सो इफ आई सॉल्व दिस, व्हाट वी आर गेटिंग, 1/2, ये बनेगा 42 7 49, 1/2 into 49, 49/2 इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी, है ना. चलिए ठीक है. नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल पीबीसी. इसी स्लाइड में कर दे रहा हूं, देन आई विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. हो जाएगा, इसी स्लाइड में हो जाएगा. एरिया ऑफ द ट्रायंगल पीबीसी, दैट इज 1/2 आउटसाइड. x1 y1 1, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स xy ले लिए, इसी को मैंने x1 y1 बोल दिया. इसको लेंगे तो इजी रहेगा, नहीं तो xy नीचे लिखेंगे तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने में परेशानी आएगी. तो टेक किस भी x1 y1, डोंट टेक इट x2 y2 और x3 y3. ओके, x2 y2 1 -3 5 1, x3 y3 1 4 -2 1. इसको एक्सपेंड कर दे रहा हूं तो 1/2 इज हियर. आफ्टर दैट आई विल एक्सपेंड विद द x लिखेंगे तो 5 + 2 7 आ जाएगा. आई एम गोइंग टू गेट 7x. माइनस में y रहेगा, y से लिखेंगे तो -3 -4 से -7, बेसिकली +7 बन जाएगा. ठीक है, तो आई विल गेट +7y. फिर बाद में 1 से एक्सपेंड करेंगे तो 6 -20 यानी कि -14 बनेगा. ऐसे आ गया. ओके, आई कैन टेक 7 कॉमन, सो आई एम गेटिंग 7/2 x + y -2. ये आ गया. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाके बता देता हूं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. नाउ आई कैन राइट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल एबीसी एंड पीबीसी है. जस्ट राइटिंग है. पहले में 49/2, अच्छा दूसरे में ये आया था 7/2 into x + y -2, 7/2 x + y -2 divided by, before I had got 49/2, 49 divided by 2. इसको सॉल्व कर लेंगे, देन आई एम गोइंग टू गेट x + y -2 divided by 7. ये आंसर आ गया है, रेशियो. एक चीज है, अब यहां पे आंसर मॉड में दिया है क्योंकि x + y -2 ये आ रहा है, x में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, y में भी पॉजिटिव नेगेटिव, तो एरिया जो भी है वो हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आ सकता है. तो सीधी सी बात है, ये x + y -2 न लेके मॉड ले लीजिए. तो बाद में मॉड ले लेंगे, अभी नहीं ले रहा हूं. सो आई एम जस्ट चेंजिंग इट, आई एम राइटिंग इट टू बी मॉड. बाद में मॉड लगा दिया, पहले नहीं लगा रहे थे, ठीक है, बाद में लगा दिया. कोई दिक्कत तो नहीं, आराम से हो जाएगा. नाउ आई एम गोइंग टू चेक, इसको चेक करा दे रहा हूं जो भी आया है. एक चीज बता रहा हूं, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं. जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करिए तो चारों तरफ दिमाग रखिए, तो अच्छा रहता है, इजी रहता है. ठीक है, एनीवे एक लॉजिक लगाने जा रहा हूं, लॉजिक से बता रहा हूं, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, सेटिस्फाई कर जाएगा और कुछ नहीं होगा. एक फिगर मैंने ऐसे बना दी थी, ये पॉइंट ए लिया था, ये पॉइंट बी लिया था, ये पॉइंट सी था, ये पॉइंट पी था, और इसको मैंने x, y कर दिया था. ठीक है, इसको मैंने x, y ले लिया था. पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स थे मेरे पास 6 3 -3 5. ओके, इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास 6, 3 थे, इसके -3, 5 थे, और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स 4 -2,
4 माइनस 2। अच्छा, अब ये जो आंसर आया है ये हमारे पास जो लिखा हुआ है मैं फिर से लिख दे रहा हूं। ये ट्रायंगल हमने न्यूमेटर में पीबीसी का एरिया है और डिनोमिनेटर के अंदर एबीसी का एरिया है, ये है। अच्छा ठीक, ये आंसर आया था, इसको मैं चेक करा रहा हूं। एक काम करें, जो भी मैंने कहा था बताया था, कोलिनियर होता है तो ये सब चीजें हो जाती हैं, तो वही करने जा रहा हूं। ठीक, अगर पॉइंट पी को मैं शिफ्ट कर दूं, एकदम यहां पे ले लूं, पॉइंट बी पे ले लूं, ठीक है, तो एरिया जो ट्रायंगल पीबीसी का बनेगा वो हमारे पास 0 आ जाएगा। यानी कि पी को शिफ्ट कर देंगे, पी के कोऑर्डिनेट्स हम वही लिख देंगे जो -3 5 है। ठीक है, तो एक काम करिए, x की जगह -3 रखिए, y की जगह 5 रखिए, तो -3 + 5 -2 बेसिकली 0 आ जाएगा। तो रेशियो ऑफ द एरिया इज कमिंग 0, इट इज सेटिस्फाइंग, वो सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरी चीज, अगर पॉइंट पी को शिफ्ट कर दे, पॉइंट सी पे रख दे, यानी कि 4 -2 कर दे, x जगह 4 रखे तो y की जगह -2 रख देंगे, देन ऑल्सो इट शुड बी 0। x की जगह 4 रखिए, y की जगह -2, तो 4 -2 -2 0, तो 0/7 0 आ गया, सेटिस्फाई कर गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज एक और भी, अगर चाहें तो हम ज्योमेट्री वगैरह यूज कर सकते हैं, बता सकते हैं, कर सकते हैं। विदाउट यूजिंग दिस फॉर्मूला आई कैन यूज ज्योमेट्री दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, हाउएवर इट इज गोइंग टू बी लिटिल लेंथी, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। एक फॉर्मूला होता है वो यूज करेंगे। ठीक है, दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो बीसी है, सेम है, तो रेशियो ऑफ द एरिया विल बी हाइट h1 इंटू h2 है। ये हाइट h1 आ जाएगी तो ये हाइट h2 आ जाएगी, तो h1 is to h2 आ जाएगा। हाँ, अब एक हाइट को मैंने h1 बोल दिया, या इसको p1 बोल दे रहे हैं, इसको p1 बोल दे रहे हैं, और इसको p2 बोले, परपेंडिकुलर है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डालेंगे तो थोड़ा सा आउट कर दीजिए, तो यहाँ पे ये p2 बना दे रहे हैं, वो टेढ़ी लाइन है, सीधी मत लीजिए। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर एक फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाय √a² + b² + c²। फॉर दैट वी नीड टू राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन bc। bc की इक्वेशन लिख दे रहा हूँ, उसका फॉर्मूला यूज करके बता दे रहा हूँ। इक्वेशन bc की मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। वी हैव ए फॉर्मूला y - y1, y हम 5 ले रहे हैं, दैट इज y2 - y1, y2 इज -2 -5, वो तो वही आ जाएगी लौट के। ये जो आई है यही आ जाएगी, क्योंकि अभी मैंने सेटिस्फाई करा दिया -3 5 से 4 -2, दोनों पॉइंट से सेटिस्फाई कराया। सो दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइंग बोथ द पॉइंट, दैट मींस दिस इक्वेशन इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन BC। घूम फिर के अपने आप वहीं आ जाएगी, अपने आप देखिएगा, अपने आप आएगी। y - y1 = y2 - y1 upon x2 - x1, that is 4 + 3। Here I will write x - x1, that is x + 3। इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 7 बनेगा, न्यूमरेटर में हमारे पास बनेगा -7, बेसिकली -1 आ जाएगा, तो y - 5 = -(x + 3), ऐसे बनेगा। अब इधर ट्रांसफर कर देंगे, देन आई एम गोइंग टू गेट x + y -2 टू बी 0। ये लाइन की क्वेश्चन आ गई, मैंने पहले ही कहा था, लिखने के पहले ही बता दिया था कि ये आना चाहिए, वो आ गया है ना। कोई बात नहीं, लेट्स कम टू द पॉइंट। एक चीज और बता देता हूं, अभी मैंने आपको 2 केस बताए थे कि पॉइंट पी को बी या सी पे शिफ्ट कर दिया था। फॉरगेट अबाउट दिस। इफ यू टेक पॉइंट पी टू बी एनीवेयर, इस पे यहां ले लीजिए, बाहर ले लीजिए, अंदर ले लीजिए, इफ यू टेक पॉइंट टू बी हियर, तो पॉइंट पी जो होगा इस यहां हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो, कहीं पे भी हो, तो ट्रायंगल पीबीसी का एरिया 0 बनेगा, और पॉइंट पी जो है, लाइन की क्वेश्चन ये आई थी, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो दिस टर्म इज ऑलवेज 0, 0/7, वो सेटिस्फाई हो गया। ठीक है ना, तो यहां से भी चेक हो जाता है। एनीवे, कम टू द पॉइंट, हमने ज्योमेट्री कहा था, ज्योमेट्री का फॉर्मूला यूज करके P1 और P2 निकाल लेंगे, बाद में रेशियो निकाल लेंगे। हाउएवर इट इज गोइंग टू लिटिल लेंथी, थोड़ा सा लेंथी होगा,